नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एनडीए में टिकट फाइनल, बीजेपी की सीईसी बैठक संपन्न, आज आ सकती है पहली लिस्ट, कई मौजूदा एमएलए का कटेगा पत्ता। आरजेडी की सहनी को 2 टूक 18 सीट देंगे। वीआईपी के सिंबल पर 10 राजद कैंडिडेट लड़ेंगे, 8 पर आपके। दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग जारी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान स्टेशन पर भगदड़, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे यात्री, 10 से 12 लोग घायल। सूरत क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, राजस्थान से आए 2 ड्रग माफिया गिरफ्तार, 3.2 लाख का एमडी ड्रग्स बरामद। पाकिस्तान पर दोहरा अटैक, सीमा पर तालिबान का हमला, देश के भीतर जानलेवा संक्रमण ने तोड़ी कमर। अब खबरें विस्तार से। बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसमें पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो केंद्रीय चुनाव समिति के आगे कोई बैठक नहीं होगी। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि जनता के असंतोष का सामना कर रहे मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया जा सकता और इस बार कई युवा चेहरों को मौका भी दिया जा सकता है। भाजपा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सोमवार को जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी हो सकता है कि आज सुबह या शाम तक जो है टिकट का जो पूरा पेच जो फंसा हुआ है वो क्लियर हो जाए। सूत्रों की माने तो एनडीए गठबंधन एकजुट है और सभी सहयोगी दल सीट बंटवारे से संतुष्ट है। ये बीजेपी के नेताओं, साथ ही सहयोगी दलों के नेताओं का भी कहना है। खबरों के मुताबिक जीतन राम मांझी इस समझौते से अब संतुष्ट हैं। उनके बेटे को बिहार सरकार में एक महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, जबकि मांझी केंद्र में मंत्री हैं। इसी तरह पिछली चुनावी हार के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सदस्य हैं और उन्हें एनडीए से राजनीतिक समर्थन मिलता रहता है। इसके विपरीत महागठबंधन आंतरिक कलह से जूझ रहा है, जो अब सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट हो गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सुधा यादव, विनोद तावड़े, बीएस येदियुरप्पा, दिनेश जायसवाल, लक्ष्मण नित्यानंद राय, सीआर पाटिल, धर्मेंद्र प्रधान और इकबाल सिंह लालपुरा शामिल हुए। एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन की सीटों के बंटवारे पर फैसला अब दिल्ली के हवाले कर दिया गया है। लालू और तेजस्वी लैंड फॉर जॉब मामले में अदालती फैसले के लिए रविवार को दिल्ली पहुंचे। तेजस्वी की दिल्ली यात्रा के दौरान उनकी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सीटों के बंटवारे पर फाइनल बात होनी बाकी है, सब बताया जा रहा है। इस बातचीत में ही गठबंधन का भविष्य तय हो जाएगा। सूत्रों की माने तो शाम तक सीट बंटवारे का ऐलान भी हो सकता है। वहीं दिल्ली में आज कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी सीईसी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। रविवार को ही राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे थे। जानकारी की माने तो दिल्ली में आज यानी सोमवार को लालू तेजस्वी की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक हो सकती है। दिल्ली में ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और तमाम महागठबंधन के नेता इसकी घोषणा कर सकते हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का भी दिल्ली दौरा है, उनको बुलाया गया है। माना यह जा रहा है कि राजद ने उनको 2 टूक कह दिया है कि जितनी सीटें आपको देंगे उतनी ही सीटों में आपको चुनाव लड़ना होगा। बर्धमान रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कई ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश कर रहे यात्रियों की अचानक भीड़ के कारण भगदड़ हो गई। प्लेटफॉर्म 4 और 5 को जोड़ने वाली सीढ़ियों पर इस घटना में कम से कम 10 यात्री घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शाम के समय प्लेटफॉर्म 4 से 6 और 7 पर एक साथ 3 ट्रेनें खड़ी थीं। जैसे ही यात्री अपनी ट्रेनें पकड़ने के लिए दौड़े, संकरी सीढ़ियों पर भीड़ बढ़ गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया और धक्का मुक्की होने लगी। कई यात्री गिर गए, जिससे थोड़ी ही देर के लिए भगदड़ मच गई। सभी घायलों को बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और ये कहा है कि स्टेशन पर सतर्कता और भीड़ प्रबंधन के उपायों को और मजबूत किया जाएगा। सूरत में क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल की है।
यहाँ राजस्थान के पाली जिले से सूरत में 2.5 लाख का एमडी ड्रग्स सप्लाई करने आए 2 ड्रग माफिया को गोडादरा इलाके की एक ओयो होटल से धर दबोचा गया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम आकिब जावेद खान जो कि 32 जिनकी उम्र बताई जा रही है, दिनेश जोधाराम जाट 30 उम्र बताई जा रही है। दोनों ही मारवाड़ जंक्शन पाली के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर गोडादरा पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेजा है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2.52 लाख रुपए की 25.29 ग्राम एमडी ड्रग्स, 2 मोबाइल फोन मिलाकर कुल 3.2 लाख रुपए का माल जब्त किया है। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी इससे पहले भी राजस्थान से ट्रेन और बस के जरिए सूरत में एमडी ड्रग्स की सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि सूरत में ये माल किसे सप्लाई किया जाना था। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि उन्होंने ये एमडी राजस्थान के पाली जिले में रहने वाले राजू बिश्नोई से खरीदी थी। जानकारी की माने तो मुख्य आरोपी आकिब जावेद खान पहले भी वर्ष 2025 के जनवरी महीने में एमडी केस में राजस्थान में गिरफ्तार हुआ था। वो 4 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर छूट गया, लेकिन बाहर आने के बाद फिर से एमडी ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया। पुलिस अब इस गिरोह के सप्लाई नेटवर्क और सूरत में उनके ग्राहकों की पहचान करने में जुट गई है। सूरत की उधना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोबाइल चोरी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 274 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत 16 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम रवि, संतोष और धीरज बताए जा रहे हैं। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि धीरज एयर इंडिया में टेक्निकल मैनेजर के तौर पर काम करता था। गिरोह में धीरज की भूमिका बेहद अहम थी। वो चोरी किए गए मोबाइल फोनों में से स्पेयर पार्ट्स और IMEI नंबर निकालने का काम करता था। इसके अलावा वो अलग अलग सॉफ्टवेयर की मदद से मोबाइल का लॉक तोड़ने में भी माहिर था। पुलिस को जब तलाशी में मोबाइल फोनों की गिनती की गई तो इनमें आईफोन, सैमसंग, वीवो, रियलमी, ओप्पो, रेडमी और गूगल जैसी नामी कंपनियों के फोन बरामद किए गए। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी भीड़भाड़ वाले इलाकों में मौका पाकर लोगों के मोबाइल चोरी करते थे। इसके बाद ये फोन धीरज के पास पहुंचाए जाते थे, जो उन्हें रीसेट और रीसेल के लिए तैयार करता था। उधना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि क्या इस गिरोह के तार शहर या राज्य के बाहर तक जुड़े हैं या फिर नहीं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वलसाड़ जिले का दौरा किया। आरपीएफ के 40वें स्थापना दिवस समारोह में वो उपस्थित थे। दरअसल गुजरात में पहली बार वलसाड़ में आरपीएफ का 40वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आरपीएफ को 1985 में सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन मान्यता मिली थी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परेड का निरीक्षण किया और आरपीएफ जवानों को संबोधित किया। इसके अलावा परेड में आरपीएसएफ महिला प्लाटून, कमांडो फोर्स, डॉग स्क्वाड, सेगवे प्लाटून और आरपीएफ बैंड शामिल होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें अश्विनी वैष्णव ने आरपीएफ में सराहनीय सेवा देने वाले 41 जवानों को पुरस्कार प्रदान किया। क्या आप सोच सकते हैं कि सरकारी स्कूल के परिसर में बच्चों की सुरक्षा और नियमों को दरकिनार कर चिकन पार्टी जैसा आयोजन हो सकता है? हम बात कर रहे हैं शाला क्रमांक 342 पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंग्रेजी मीडियम गोडादरा स्कूल की, जहां बिना किसी औपचारिक अनुमति के ये पार्टी आयोजित की जाती है। क्या ये सिर्फ एक पार्टी थी या सरकारी स्कूल की मर्यादा पर सवाल उठाने वाली घटना इसको कहा जा सकता है? अगर स्थानीय सूत्रों की माने तो विद्यालय के कर्मचारी इस आयोजन को बिना किसी अनुमति के अंजाम दे बैठे और इसके सामने आते ही अभिभावकों साथ ही समाजजन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्या यही कारण है कि सरकारी स्कूलों में नियम सिर्फ कागजों में रह गए हैं? कुछ लोगों का कहना है कि ये घटना शिक्षा समिति के आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाती है।
दूसरी तरफ नगर प्राथमिक शिक्षा समिति इस मामले की तत्काल आंतरिक जांच शुरू करने की संभावना पर विचार कर रही है और विपक्षी दलों ने भी इस घटना को लेकर भाजपा शासित प्रशासन को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। अब कुछ सवाल उठते हैं। सवाल ये कि क्या स्कूल में आयोजित ऐसी पार्टियों से बच्चों की सुरक्षा खतरे में आ सकती है? क्या सरकारी नियमों का पालन सिर्फ औपचारिकताएं बनकर रह गया है? और आखिर इस घटना से शिक्षा समिति की साख पर क्या असर पड़ेगा? रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों को तोहफा दिया है। यात्रियों को अब आईआरसीटीसी पर टिकट बुक करवाते समय कोच रिग्रेट यानी बुकिंग बंद का स्टेटस नहीं दिखेगा। रेलवे ने करीब 30 लाख बर्थ बढ़ा दी है। टिकटों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे ने उन ट्रेनों में कोच बढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जहां रिग्रेट स्टेटस मिलने की संभावना है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि स्टेटस रिग्रेट को लेकर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। रेलवे अधिकारी के मुताबिक इसका फिलहाल अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कहीं कहीं टिकट बुकिंग में परेशानी हो रही है जिस पर काम किया जा रहा है। ट्रेनों में 3000 अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं जिसकी संख्या यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बढ़ाई भी जा सकती है। अधिकारी ने आगे बताया कि त्योहारों के दौरान स्पेशल ट्रेनें पूर्वांचल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के लिए चल रही है। जैसे जैसे स्पेशल ट्रेनों की घोषणा हो रही है उनका शेड्यूल भी जारी कर रहे हैं। मान्य परिस्थितियों में 150 से ज्यादा वेटिंग टिकट जो है वो नहीं देते हैं और बुकिंग बंद कर दी जाती है। त्योहारी सीजन पर बुकिंग प्रणाली में नियमों को लचीला बनाते हुए ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की संख्या बढ़ाकर रिग्रेट स्टेटस को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन ट्रेनों में टिकट की मांग ज्यादा है उनमें कोच बढ़ाकर रिग्रेट स्टेटस को हटाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आप तालिबान का हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको यहां के मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने केंद्र पर जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी तबाह करने का भी आरोप लगाया। महबूबा मुफ्ती की एक टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का फैसला किया है और वहां के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आए। उसके बाद से ही ये चर्चा शुरू हुई कि भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे पर कहा कि आप तालिबान को आतंकवादी कहते थे और आज उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अपने ही लोगों से ये दुश्मनी क्यों? उनकी लंबी दाढ़ी और पगड़ी है और आप हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखने से देश को फायदा होता है तो ये ठीक है कि आप तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको यहाँ के मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनकी मस्जिदों और स्कूलों को तोड़ना बंद करना चाहिए। आपको पहले उनसे उनके दिल जीतने चाहिए। जिस जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान की को नकार कर आपसे हाथ मिलाया था, आज आपने उनकी जिंदगी तबाह कर दी है। पाकिस्तान इन दिनों दोहरे संकट का सामना कर रहा है। एक और उसकी सीमाओं पर तालिबान का हमला लगातार बढ़ रहा है, वहीं देश के भीतर पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में डेंगू और अन्य जानलेवा संक्रमण की चपेट ने लोगों की जानें खतरे में डाल दी है। इस स्थिति ने वहां के नागरिकों और स्वास्थ्य तंत्र दोनों के लिए गंभीर चिंता पैदा कर दी है। सीमाई हमले और स्वास्थ्य संकट के बीच पाकिस्तान की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की परीक्षा कठिन मोड़ पर पहुंच गई है। पाकिस्तान का पंजगुर जिला इन दिनों डेंगू की चपेट में है। इसने क्षेत्र में चिंता पैदा कर दी है। स्थानीय मीडिया ने रविवार को यह बताया कि कई पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के इस वायरस से संक्रमित होने की खबर मिली है। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सांसदों और लोगों ने बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से किए जा रहे उपायों को नाकाफी बताया है। रिपोर्ट की माने तो कराची से आए कई लोगों में वायरस की पुष्टि की जा रही है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 2 सालों से चल रहा युद्ध अब आखिरकार खत्म हो चुका है। उम्मीद है कि गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों को हमास के साथ हुए युद्ध विराम समझौते के तहत सोमवार को रिहा कर दिया जाएगा, यानी आज रिहा कर दिया जाएगा हो सकता है। इजराइल के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने एक बयान में कहा कि कुछ ही घंटों में हम अपनों से फिर मिलेंगे।
2 साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए पिछले हफ्ते घोषित युद्ध विराम के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोमवार को इजरायल और मिस्र का दौरा करने की योजना है। ट्रंप ने यात्रा पर रवाना होते समय पत्रकारों से कहा कि युद्ध खत्म हो गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि युद्ध विराम कायम रहेगा और उन्हें गाजा जाने पर गर्व होगा। इजराइल सरकार के प्रवक्ता शोश बेड्रोसियन ने यह कहा कि उम्मीद है कि 20 जीवित बंधकों को एक साथ रेड क्रॉस को सौंप दिया जाएगा, फिर उन्हें परिवारों से मिलने के लिए एक सैन्य अड्डे पर ले जाया जाएगा या जरूरत पड़ने पर तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा। बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल लगभग 2000 फलस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। साथ ही उन 28 बंधकों के शवों को भी अपने साथ ले जाएगा जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो मर चुके हैं। बंधकों और लापता लोगों के लिए इजराइल के समन्वयक गैल हिर्श ने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल उन बंधकों का पता लगाने का काम 72 घंटे के भीतर शुरू कर देगा जिनके शव हमास नहीं सौंपता है। अधिकारियों का कहना है कि उन बंधकों के शव मलबे में दबे हो सकते हैं जिनकी तलाश में समय लग सकता है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने रविवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें महिला पत्रकारों को भी बुलाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार पहली लाइन में बैठी थी। इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका नजारा क्या था ये पूरी दुनिया ने देखा और भारत की सरकार इसी पर घिर रही थी। विपक्ष भी घेरता हुआ नजर आया कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार शामिल क्यों नहीं थी। इससे पहले की बात की जाए तो क्योंकि महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया था, इस पर काफी विवाद खड़ा हो गया था। मुत्तकी ने पिछली बार महिला पत्रकारों को न बुलाने पर सफाई भी पेश कर दी थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ तकनीकी कारणों की वजह से ये हुआ। पिछली बार पत्रकारों की छोटी लिस्ट तैयार की गई थी क्योंकि समय कम था, इसके अलावा कोई दूसरा इरादा नहीं था। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने कहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई समस्या नहीं है, थोड़ी दिक्कतें होती हैं जिसे दूर कर लिया जाएगा। मुकेश साहनी पर अलग से उम्मीदवारों के उतरने की बात पर कहा उनका जितना सेट होगा उतने ही उम्मीदवार वहां उतारेंगे। सुनिए कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का ये बयान। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। मुकेश सहनी ने कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ढबोई के उम्मेद केंद्र में दिए बनाने का कार्य शुरू हुआ है। सनातन धर्म के महापर्व दीपोत्सव दिवाली के दिन जब दिए जलाए जाते हैं तो उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अलग अलग गैर सरकारी संगठन पिछले 15 दिनों से ढबोई के सोनेश्वर पार्क में दिए बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ये दिए ढबोई से काशी स्थित गंगा जी के घाट पर भेजे जाएंगे। दिवाली के दिन दीपोत्सव में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। सनातन धर्म में दिवाली का अर्थ अगर माने तो जब भगवान श्री राम असत्य का पराजय करके अयोध्या लौटे थे तब पूरे देश में दीपोत्सव मनाया गया था। तभी से सनातन धर्म के लोग दिवाली को दीपोत्सव के तौर पर मनाते हैं, बल्कि पूरा भारत इसे बहुत जोर शोर से मनाता है। ढबोई स्थित उमेद सेंटर में सोसाइटी फॉर इंडियन डेवलपमेंट महिला कल्याण फाउंडेशन और बड़ोदरा के नारायण देव चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने, स्वदेशी उत्पादों की खरीद के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से झुग्गी झोपड़ियों की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर 3 लाख दीप बनाने का अनूठा काम शुरू किया है। संस्था द्वारा ये दीप बनाकर काशी भेजे जाएंगे, जहां गंगा घाट पर दीप जलाए जाएंगे। मंजूबेन रमाभाई पटेल का बयान सामने आया है, वो क्या कह रही हैं सुनते हैं। हमारे यशस्वी श्री प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि बहनें हमारी आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत हो। बस उसी उद्देश्य के साथ, उसी सूत्र के साथ हम यहाँ पे गाय के गोबर के दियों का निर्माण करवा रहे हैं। गाय के गोबर जो एक आध्यात्मिक महत्व होता है, वेदों पुराणों में से बहुत पवित्र माना गया है, उसी के द्वारा हम गाय के गोबर से यहाँ बहनें हमारी दिए बना रही हैं। वो दिए जाएंगे वाराणसी के घाटों पे, वाराणसी के घाटों पे वो जलाए जाएंगे और हर एक दिए के साथ एक एक बहन की स्वरोजगारी जुड़ी हुई है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम इस साल 3 लाख दिए बनाएं, जिससे हमारी बहनों को एक रोजगारी प्राप्त होगी, आध्यात्मिक महत्व तो होगा ही, साथ ही साथ जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के दावे का खंडन करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने बार बार
अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान के खिलाफ सक्रिय आतंकवादी तत्वों की मौजूदगी के बारे में जानकारी साझा की, जिन्हें अफगानिस्तान के भीतर मौजूद तत्वों का समर्थन हासिल है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 7 दिनों के भारत के दौरे पर हैं। उनका यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन इस दौरे से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के संयुक्त बयान पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कश्मीर को भारत का हिस्सा बताने जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और जम्मू और कश्मीर की कानूनी स्थिति का स्पष्ट उल्लंघन कहा है। भारत और अफगानिस्तान का ये संयुक्त बयान कश्मीर के लोगों के संघर्ष और बलिदानों के प्रति अत्यंत असंवेदनशील है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत और अफगानिस्तान ने 10 अक्टूबर को संयुक्त बयान में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। दोनों देशों ने सभी तरह की आतंकी घटनाओं की निंदा की थी और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया था। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है। अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसकी सेना ने पाकिस्तान सीमा पर हुई झड़प में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। यह कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई उल्लंघन के जवाब में की गई। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा किया। इस कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 30 अन्य घायल हुए। दूसरी तरफ अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारा ऑपरेशन आधी रात को खत्म हो गया। अगर पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान सीमा का उल्लंघन किया तो हमारी सेना देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान पर राजधानी काबुल और देश के पूर्वी इलाके के एक बाजार पर बमबारी करने का आरोप लगाया है। हालांकि पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी। अब वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।